बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये बोर्स का मॉडल हमें किसने दिया था? नील्स बोर ने। ये एक डेनिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को चैलेंज किया था। और रदरफोर्ड के मॉडल को चैलेंज किया तो लोगों ने इन्हीं से ही पूछा कि आप बताइए आपके हिसाब से सही क्या है। तो फिर इन्होंने अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट किया और बहुत दिनों तक इनका मॉडल एक्सेप्ट किया गया। इनका मॉडल एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या था? साइंस में वो चीजें सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती हैं जिसको आप मैथमेटिकली शो कराते हैं। तो बोर्स ने अपने मॉडल में जितनी बातें बोली उनको मैथमेटिकली प्रूव भी किया। यही रीजन था कि बहुत लंबे समय तक बोर्स का मॉडल काम करता रहा, जब तक कि आगे दूसरे मॉडल्स नहीं आ गए तब तक बोर्स का मॉडल काम करता रहा। ठीक है, और इसमें जितने भी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो भी बोर्स ने कैलकुलेशन किए थे मैथमेटिकली, वो सारे कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वो कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एग्जाम में कैलकुलेशन पूछा जाएगा, वो कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपको वो मेथड समझे, वो अप्रोच समझ में आए, कैसे उसने पूरा कैलकुलेशन किया था, क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए थे, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके उसने सारा कुछ बताया था। चलिए, तो पहले बोर्स के मॉडल को देखते हैं। तो द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑन विच बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन, कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट पोस्टुलेट, एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल से पिक किया ये वाली लाइन। ठीक है। सेकेंड है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये वाला जो मॉडल है ये इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल से पिक कर लिया था। इन्होंने ये नहीं कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल पूरी तरह से गलत था, जो उसकी सही चीजें थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला पॉस्टुलेट रदरफोर्ड के मॉडल से बताया। सेकेंड वाले में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए रदरफोर्ड के मॉडल में। Negatively charged electrons are revolving around the nucleus in the same way as the planets are revolving around the sun। ये लाइन रदरफोर्ड ने भी बोली थी। ठीक है। फिर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। द अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम लोग कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे आगे जाके डेरिवेशन में। इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे आगे जाकर डेरिवेशन पर्पस में, वहां पे मैं इसको वापस आपको बताऊंगा। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया? द अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं। अभी आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्यों मोशन करता है, क्योंकि उस पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं। वन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इनसाइड दी टूवर्ड सेंटर होता है, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड द सर्कल होता है। और वो दोनों फोर्स जब एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, उसी पॉइंट पर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है। तो इन्होंने यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है। और वो क्यों मूव करता है? क्योंकि ये कंडीशन वहां पर वर्क कर रही है, सर्कुलर मोशन वाली। थर्ड postulates, electrons can revolve only in those orbit whose angular momentum का फॉर्मूला होता है mass into velocity into radius of orbit is integral multiple of h upon 2 pi। mvr is equals to nh upon 2 pi। ये n है वो इंटीग्रल वैल्यू, n belongs to इंटीजर। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। ये हम लोगों ने क्वांटम नंबर में भी यूज किया था, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्होंने ही बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। दिस एन इज व्हाट? दिस एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग शेल नंबर बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम इस h अपॉन 2 पाई वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर वो फ्रैक्शनल है तो वो वहां पर उस ऑर्बिट में रोटेट नहीं कर सकता। दिस इज योर थर्ड पोस्टुलेट।
फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहती है? फोर्थ पोस्टुलेट्स, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ये एक नई, यहां से इन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है? रदरफोर्ड के मॉडल में, क्योंकि इसी पॉइंट से ही उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया था। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वहां पर उन्होंने क्या बोला था? पार्टिकल की एनर्जी के बारे में रदरफोर्ड बोलना भूल गए थे। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि पार्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल ले लिया था कि अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नहीं घूम रही, ऑर्बिट वहीं पे है। और दीज ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल एंड नंबर्ड एज 1 2 3 4 5, जिसको हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, क्यू शेल, आर शेल, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ शेल्स हम लोग ले सकते हैं। के वाला न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। फिर सिक्स पोस्टुलेट्स क्या थी? व्हाट आर द सिक्स पोस्टुलेट्स? द एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ये चीज आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यहाँ पर दो चीजें आई हैं, एक तो एमिशन वर्ड आया है, दूसरा एब्जॉर्प्शन आया है। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर दो चीजें आई है, इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज आपको अभी क्वेश्चंस में करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एंड उस केस में इनका जो चेंज इन एनर्जी होगा वो होगा एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। और फिर आगे क्या बताया था? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर। लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एंड एमिट कब करता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर, मतलब हायर से लोअर में जाता है। मैं इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे। मैं यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स है ना उनको इस तरह से लाइंस के फॉर्म में बना ले रहा हूँ। ये लाइन यहाँ पर क्या शो कर रही है? ये लाइंस यहाँ पर एनर्जी लेवल शो कर रही है। मैंने इसको नेम दिया ऐसे रैंडमली, मैं ये ऐसे रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मैं एनर्जी की वैल्यूज लिखूंगा वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू मत समझिएगा। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाले को हम बोलते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल। लेट अस सपोज इसका एनर्जी था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले का है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट वाले का है 25 इलेक्ट्रॉन। ये वाले को, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर होता है, सबसे लो एनर्जी पे है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज करता जा रहा है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन पिक किया, लेट अस सपोज वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में था। लेट अस सपोज वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये हायर स्टेज है 3, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को 3 से 2 स्टेज में जंप करा दें, ठीक है, 3 से 2, तो इस केस में देखो पहले इसकी एनर्जी कितनी थी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी कितनी आ गई यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ये अपने से लोअर एनर्जी में जंप करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन। इसको क्या बोला जाता है? एमिशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन। अब इसको एमिशन क्यों बोलते हैं ये समझिए।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिस ऑर्बिट से उसकी एनर्जी मैच करती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में था तो इसका मतलब उसके पास कितनी एनर्जी रही होगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 10। यानी वो जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, वो एनर्जी ये एमिट कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर इसने फोटोन का एमिशन किया है, और उस फोटोन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। आपको अगर इस 5 की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ता है, एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो यहां से फाइनल स्टेट कितना है? 10, और इनिशियल कितना है? 15। 10 में से 15 करेंगे तो -5 आएगा। माइनस साइन हमें ये बताता है कि एनर्जी वहां पर एमिट हो रही है, और कितनी एनर्जी एमिट हो रही है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी एमिशन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जब भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो वो क्या करता है? एमिशन करता है। यहां पर लिखा है इट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर। आउटर मतलब हायर एनर्जी, इनर मतलब लोअर एनर्जी। तब वो क्या करता है? एमिशन करता है। किसी को भी इस जो मैंने अभी एमिशन एक्सप्लेन किया, इसमें कोई अगर डाउट है तो पहले आप ये डिस्कस करो। एनीवन? कुछ भी? कोई डाउट नहीं किसी के पास? सबको समझ में आया कि एमिशन क्या होता है? हाँ सर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे उसी सेम तरह से और एब्जॉर्प्शन भी बनाता हूँ। तो अब मैंने फिर से वापस यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स बना लिए। फिर मैंने उनको वैसे ही नेम दे दिया। इनकी कुछ एनर्जी दे दी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब हमने क्या किया? अब हमारा इलेक्ट्रॉन, हमने एज्यूम किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर है। कहाँ पे? थर्ड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ऑर्बिट में भेजना है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो उसकी एनर्जी थी 15। अब जब उसको यहां पर जाना है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 25। लेकिन वो एनर्जी उसको मिलेगी कहां से? वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? वो एनर्जी उसको मिलेगी बाहर से, कोई फोटोन आएगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उस फोटोन की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और उस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी? 25। और अब वो इस ऑर्बिट में जा सकता है। तो इस ऑर्बिट में हमने क्या किया है? इस ऑर्बिट में हमने एब्जॉर्प्शन किया है। क्या किया है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू ऑर्बिटल, यानी लोअर टू हायर एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से कहीं ना कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये बात जो मैंने अभी बताई, आप इसको समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर दो नए टर्म आप और सुनेंगे। वो नए टर्म क्या हैं? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, लोअर से हायर में गया है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाता है, वी कॉल्ड इट डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। When electron jumping from higher to lower energy, we called it de-excitation. So during emission, de-excitation of electron takes place, and during absorption,
During absorption, what happens? Excitation of electron takes place. क्लियर है सबको ये वाला 6 वाला? किसी के पास कोई कंफ्यूजन हो पूछिए, डिस्कस करिए। चलिए, तो अब देखिए, आपको ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, आप वहां से घर पे फेयर कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें लिखने में आप टाइम वेस्ट मत करिए। आप समझ रहे होगे, अगर आप अपनी क्लास की नोटबुक में लिखेंगे तो आपको एक पेज का दोनों साइड आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट पेज आपको छोड़ देना चाहिए, बोथ साइड एम्प्टी। फिर अब हम लोग जा रहे हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ। यहां से आपको नोट करना है, पेन चलाना है और अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ, हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं जो ऑर्बिट होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट, उसकी रेडियस। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दिस इज वी आर गोइंग टू डेराइव। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसको डेराइव करने के लिए बोर्ड्स के मॉडल ने हमें कुछ कुछ चीजें बताई थी, हम लोग उनको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए डायग्राम्स वगैरह अच्छे से बना लेते हैं थोड़े से। ठीक है, ये एक हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है। हमें पता है कि इसका जो सेंटर है वो क्या है? सेंटर इज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने नेम दिया है Rn। ये nth ऑर्बिट है और ये इसकी रेडियस है, हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अगर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है तो कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट अगर वर्क करती है तो उसके ऊपर हमेशा टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग रहते हैं। फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस, इसको मैं F1 बोल दे रहा हूं। और एक फोर्स एक्टिंग अवे द न्यूक्लियस होता है, इसको मैं F2 बोल दे रहा हूं। तो देयर आर टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें से F1 क्या है, F2 क्या है? तो ये जो है ये क्या है? ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। न्यूक्लियस पे आपको पता है कि जो भी एटम होगा उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उस एटॉमिक नंबर के बराबर प्लस चार्ज होगा, है ना? और ये इलेक्ट्रॉन पे उतने ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ऐसा कुछ। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो F1 और F2 है वो क्या है? Here this F1 and F2 is what? इस F1 को हम लोग बोलते हैं, this F1 is called centripetal force. दिस F1 सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों वर्क कर रहा है? ड्यू टू दी अपोजिट चार्जेस। दो अपोजिट चार्ज के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो चार्जेस के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम्बियन फोर्स। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम्बियन फोर्स। और कूलाम्बियन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 हो गए वो दो चार्ज जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, और R हो गई उनके बीच की डिस्टेंस, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट K लिख दिया गया है, K। Q1 आपका क्या है? ZE, और Q2 क्या है? E।
तो Q1 और Q2 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, और यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, RN स्क्वायर, हमें ये निकालना है। ये जो मैंने लिखा है ये आप समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई। इस K का वैल्यू याद रखिएगा, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, कूलाम -2 स्क्वायर, कूलाम टू द पावर -2 रहेगा। तो ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। उसके अलावा यहाँ पर एक और फोर्स वर्क करता है जो इस फोर्स को बैलेंस करता है, दैट इज एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दी ऑर्बिट, तो अवे टू द न्यूक्लियस आप भी कह सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा फोर्स है हमारे पास, द फोर्स इज कॉल्ड F2। इस F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में वर्क कर रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डिवाइड बाई यहाँ पर mv² / r n, जो यहाँ पर रेडियस है। यहाँ पर v क्या है, v इज जो भी पार्टिकल का वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से दो फोर्सेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको वर्क करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब आते हैं कि अगर ये सर्कुलर फोर्स है, तो सर्कुलर फोर्स अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हियर F1 विल बी इक्वल्स टू F2। ओनली इन दिस केस सर्कुलर मोशन पॉसिबल। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये कंडीशन जरूर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, तो F1 का वैल्यू हमने पीछे निकाला था, कितना था हमारे पास, कि Z² / RN², और हमारे पास F2 कितना था, mv² / RN। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसके अलावा एक इक्वेशन हमारे पास है फ्रॉम बोर पोस्टुलेट्स, फ्रॉम बोर हाइपोथेसिस। बोर की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π के बराबर, है ना। यहां से आप क्या करो, यहां से आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं। v का वैल्यू क्या आ जाएगा, NH/2πmr। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल आराम से पूछिए, पूछने में बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिए। ठीक है। फिर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो v का वैल्यू अगर हम उठा के इक्वेशन 1 में रख दे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या दिख रही है आपको, kZe²/RN² इज इक्वल टू, यहाँ पर ये RN है, इसको आप RN लिखिए। RN स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और हमने यहाँ पर mv की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n²h² डिवाइड बाई 4π² m²RN², और वहां पर ऑलरेडी एक RN ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब आपको क्या करना है, यहां से RN का वैल्यू निकालना है। जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, ये RN² कट जाएगा। और क्या कटता हुआ दिख रहा है आपको,
तो यहाँ से अगर आप Rn का वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा, देखिए बताइए कितना आने वाला Rn का वैल्यू यहाँ पर आपको। एक ये वाला m जो है ये इस m से भी कट जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू मिलने वाली है, r का आपको यही वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। तो आपके पास ये क्या आके डेराइव हो गया है, दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। This is the radius of nth orbit where n will be 1, 2, 3 and so on, है ना। अब अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने का वहां पर समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट यूज किए गए हैं उन सब की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, कौन बताएगा मुझे। चलो निर्मित मेरे साथ मुझे सॉल्व करवाओ। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट लग रही हैं तुम्हें। h और pi पाई k के और कोई नहीं है, e ई और एम m एम भी तो पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें ऑलरेडी नोन है, हमने तो शुरू में बता दिया गया था। तो हमने जब सारी वैल्यूज रख दी तो हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें वेरिएबल रह गई, एक तो एन स्क्वायर और दूसरा जेड। सिर्फ यही दो चीजें वेरिएबल यहाँ पर रह गई हैं, एन स्क्वायर और जेड। और बाकी सब जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व होके कितना मिल रहा है, बाकी सब जब सॉल्व किया गया है तो वो हमें सॉल्व होके मिलेगा 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Rn इज इक्वल टू, इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एंगस्ट्रॉम में अगर इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.529 और बाहर क्या है एन स्क्वायर बाई जेड। और यहां से जो आपको रेडियस मिलेगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी और इसको आप यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन। तो ये आपकी रेडियस फाइनली डेराइव होके आपको मिली है, जिससे आप किसी भी nth ऑर्बिट का, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जिसका भी z आपको नोन है, आप उसका एटॉमिक नंबर यूज करके रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से फटाफट रिव्यू करिए, कहीं पर कोई चीज जो नहीं समझी हो उसको आप पूछो। एनीवन, कोई डाउट, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझा इसमें। इतना तो आपको समझना था, याद क्या करना है, याद आपके पास सिर्फ मेमोराइज करने के लिए सिर्फ इतनी चीज है, दिस रिलेशन जो लास्ट में एकदम आया है, दिस इज योर मेमोराइजेबल रिलेशन। अब इस रिलेशन का यूज करके मुझे कोई कुछ ग्राफ्स मैं दे रहा हूं बनाने को, आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ, आप उनके ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो। फर्स्ट कंडीशन मैंने दिया है आपको यहाँ पर रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, और यहाँ पर आपको रेडियस वर्सेस 1/z का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कुछ आप लोग को आइडिया है, कोई भी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी होती है, जैसे अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ वो चीजें, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, बट आपको स्टिल पता होना चाहिए वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि स्ट्रेट लाइन
है और वो वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है, और उसका स्लोप m है। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हमें क्या बताता है, सी इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप निगेटिव है, माइनस m है। तीसरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पर m कांस्टेंट हो जाता है x और y एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखिए जो कुछ भी y एक्सिस पे लिखा है उसको इक्वेशन में y लिख लीजिए, जो x एक्सिस पे लिखा है उसको इक्वेशन में x लिख लीजिए, बाकी सब आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ नहीं लग रहा है आपको, बोलिए। तो इसका ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसे ही आप वाई आर वर्सेज वन बाई जेड लेंगे तो वन बाई जेड को एक्स लिख लीजिए, तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ फिर से बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ तुम लोग का हुआ है अभी मैथ्स फिजिक्स किसी में भी ग्राफिकल कुछ भी इंटरप्रिटेशन बताया गया आपको? हाँ सर, फिजिक्स में। बताया गया ना, तो फिर आपको फिर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। आर बाई जेड का ग्राफ क्या होगा? क्या चीज बेटा? आर बाई जेड। सॉरी, क्या चीज बोलो, फिर से रिपीट करो एक बार। और जेड का ग्राफ। आर और जेड का ग्राफ कैसा है, गुड गुड क्वेश्चन। उसके लिए तुमको सर ने हाइपरबोलिक ग्राफ बताया, हाइपरबोलिक ग्राफ का नेचर कैसा होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? बताओ वैष्णवी, भैरवी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड y इक्वेशन equals ऑफ x हाइपरबोलिक square. ग्राफ? y इज इक्वल टू k बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पर अगर आप r वर्सेस z बनाओगे तो बाकी ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो तुम्हारा r वर्सेस z का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे r वर्सेस z, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, हाँ ये सर। मेथड समझा आपको कैसे किया हमने पूरा ये सारा कुछ? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। velocity of electron in nth orbit. Next is velocity of electron in nth orbit. तो इसके लिए हमारे पास अगेन हमें बोर्स के मॉडल से एक इक्वेशन मिली है, as we know from Bohr model, mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2 पाई। यहाँ पर v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इट विल बी nh अपॉन 2 पाई mr, है ना, इट विल बी nh अपॉन 2 पाई mr। तो अब आपके पास अगर वेलोसिटी, यहाँ पे ये r स्मॉल लिखो, है ना। अब आपने पीछे रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। क्या था आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। तो जरा आप लोग अपना पेन चलाइए, r का वैल्यू उठाकर इसमें रखिए और मुझे v का फॉर्मूला फाइनली बताइए क्या आएगा। चलिए ये आपको करके दिखाना है। 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, गुड। तो जब आपने r का वैल्यू यहाँ पर रखा तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन क्या दिखेगा, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई और h e इन सब का वैल्यू हमें पता रहता है। सिर्फ हमारे सामने क्या चीज अननोन है, यहाँ पर z और n वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो बाकी सारे कांस्टेंट को जब सॉल्व किया जाता है तो ये हमें देता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर
per second. 2.18 into 10 to the power 6 z upon n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला है इन nth ऑर्बिट। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको आप यूज करेंगे फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अब मुझे आप लोग यहाँ पर जरा एक दो ग्राफ प्लॉट करके बताओ। एक ग्राफ ये वाला बना लो और एक आपको बनाना है यहाँ पर v वर्सेस z एंड v वर्सेस 1/n। ये दो ग्राफ आपको बनाने हैं। बताइए कैसा बनेगा। मुझे ग्राफ का नेचर बताइए सभी लोग। Sir, straight line passing through the origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल सही। दोनों ग्राफ ऐसे ही आएंगे y इक्वल्स टू mx के। अगर मैं v वर्सेस n का ग्राफ बनाऊंगा तो वो हाइपरबोलिक आ जाएगा। चलिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला तो सबने खुद ही कर लिया है। अब हम लोग आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हमें ये निकालना है। इसको हम लोग सिंबल देंगे En। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसको शुरू करते हैं। इसको अगर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें पता होना चाहिए किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो किस चीज के इक्विवेलेंट होती है। टोटल एनर्जी ऑलवेज इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने सिंबल दिया है En, ये किसके बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें एक एक करके दोनों एनर्जीज को निकालना है। काइनेटिक एनर्जीज के लिए तो हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन होता है। क्या काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा क्या होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, हाफ mv²। है ना। काइनेटिक एनर्जी तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इट इज हाफ mv²। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकल गया है, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स वर्क कर रहा है। पीछे हमने देखा था kZe²/r² इंटू आर। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन, पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा हम लोग माइनस साइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे -kZ² -kZe²/r, ये हमें क्या मिल गया है, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है। ठीक है, क्लियर चीज। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशन हमारे पास था। वो रिलेशन क्या कहता है, एज वी नो इलेक्ट्रॉन, एज वी नो electrons revolving in
एन ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2, है ना, यही तो होता है। तो यहां से आपका F2 कितना था, F2 was mv स्क्वायर बाई आर, और F1 कितना है, ये है F1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग mv स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते थे, ये r से ये r कट जाएगा, एंड हमको यहाँ से mv स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा कितना, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है 1। ठीक है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो यू विल गेट के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू टोटल एनर्जी के प्लेस पर पुट कर दीजिए। आप वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप टोटल एनर्जी के प्लेस पर रख दीजिए। तो टोटल एनर्जी आपका कितना आ जाएगा, ई एन इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितना है, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो जरा इन दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमें टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। दिस इज आवर टोटल एनर्जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछिए। ठीक है, अभी हमारा फाइनल नहीं पहुंचा है, अभी हमारे पास देखिए ये आर, आर रेडियस, अभी रेडियस हमें फाइंड यहाँ पे रिप्लेस करना है। रेडियस का वैल्यू तो हमने पीछे निकाला था, अब तक तो याद हो गया होगा आपका, आपको एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये आर का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, रखिए, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ई एन, ये हमें यहाँ से ई एन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ई एन का वैल्यू सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट है। तो इन सब को आप जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लिखिए। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पर, इसको अगर हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ छूट गया है क्या, के जेड ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर का वैल्यू रखा, हाँ देखो मैंने कहा ना कुछ छूट गया, यहाँ पर ये 2r था, दिस इज 2r, वही यहाँ पे छूटा दिख रहा था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। तो ये मिलेगा आपको -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप कांस्टेंट्स का वैल्यू रखेंगे, आपके पास वहां पर एनर्जी का आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आपने कांस्टेंट का वैल्यू रखा, आपको एनर्जीज का फाइनल वैल्यूज मिल जाएगा आपको। तो जरा वहां पर रखिए वैल्यूज। तो हमें ई एन कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे सॉल्व करने पर ई एन का वैल्यू
जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो En का वैल्यू हमें मिलता है -2.18 इंटू, यहाँ पे पावर कितना लेंगे, 80, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और बाहर क्या है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर वहां पर एज इट इज रखा हुआ है। और ये जो हमें आया है, ये क्या आया है, ये आया है जूल में। ये एनर्जी हमको किस में मिली है, जूल में मिली थी। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिखेंगे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रिलेशन है, ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस वाले के लिए आपको सबसे ज्यादा यूज करने को आता है। आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना चार्ज होता है। उसके अलावा एनर्जीज की आपके पास और भी यूनिट्स होती है, उनका भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कैलकुलेट करने को। कैलोरी, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 कैलोरी इज हाउ मच, 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज हाउ मच, 4.18 जूल। क्लियर भाई। और अर्ग, एक सीजीएस यूनिट भी तो होती है एनर्जी की, अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। ये सारा आप अपने पास अच्छे से फेयरली नोट कर लें। क्या मुझे पेज टर्न करने की जरूरत है पीछे? चलिए, इसके बाद अब हमें एक लास्ट हमारे पास चीज है जो हमें डेराइव करनी है, वो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट आप लिखिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। पता होगा आपको, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना ऑर्बिट का पेरीमीटर होगा, डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब आपके पास आर और वी का वैल्यू तो क्वेश्चन में पीछे आपने फाइंड किया ही हुआ है ना, बस वो उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, रखिए। तो यहाँ पर 2 पाई, आर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, आर का वैल्यू हो जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई, कितना था आर का वैल्यू, एक बार पीछे देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। ये मैंने आर का वैल्यू रख दिया है, और नीचे साथ साथ हमें वेलोसिटी का वैल्यू भी रखना है। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा था पीछे जो हमने सॉल्व किया था, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। इसको जरा सिंप्लीफाई करके जरा लिखते हैं ऊपर कि क्या आपके पास रिलेशन मिला। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है, और क्या क्या जा सकता है यहाँ से, m कहीं कट नहीं रहा, ई पूरा, तो ये आपका बनेगा, ये n ऊपर चला जाएगा, n³ h³। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर m e⁴ k² z।
जेड और होगा कहीं पे, जेड कहीं छूट गया है, जेड का टर्म और होना चाहिए था। यहाँ पर z का टर्म इसमें था, यहाँ पर z छूट गया है, यहाँ पर z था, तो ये z स्क्वायर बन गया, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको सिंपली यहां से आप टाइम पीरियड आप निकालोगे, तो जितने कांस्टेंट हैं उन सबको एक जगह कर दो, तो आपके पास, अगर मैं सारे कांस्टेंट को ऐसे लिख दूं, कांस्टेंट वेरिएबल सिर्फ क्या है, n क्यूब और नीचे z स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि टाइम पीरियड सारे कांस्टेंट एक जगह रख दिए, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन करते समय इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी कि टाइम पीरियड का जेड स्क्वायर एन के साथ और जेड के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये आपको रिक्वायर्ड आएगा। नोट कर लीजिए इसको, टाइम पीरियड का रिलेशन। चलिए, इसके बाद टाइम पीरियड हो गया। अब ऊपर देखिए हमने ये क्या निकाला था, टोटल एनर्जी। तो आपसे हो सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सके कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन बताइए, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिलेशन। तो आप ऐसा लिख सकते थे, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो बनाया था उससे अगर आप टोटल एनर्जी के टर्म्स में देखें और काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी के टर्म्स में देखें, तो कितना दिखेगा आपको। देखिए पीछे एक बार बैक जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी -kz² बाई आर, और टोटल एनर्जी कितनी आई थी -kz²/2r। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर इसकी जगह अगर हम लिख दें पोटेंशियल एनर्जी -kz²/r की जगह पर, तो वो क्या आ जाएगा, 2e के बराबर आ जाएगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल आया था किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया था, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले डेराइव हो गए, जितने भी हमें दिए गए थे फॉर्मूले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस करते समय आपको कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इनमें से कुछ चीजें तो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूं कि ऑर्बिट्स को हम लोग इस तरह से लाइंस के फॉर्म में, एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब n=1 होता है तब एक्चुअल एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब n=2 होगा तो सेकेंड लेवल का एनर्जी कितना होता है, -3.4। तो आप देख रहे हैं कि जब ग्राउंड स्टेट से जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट बॉटम एंड ऑल दी अदर ऑर्बिट्स आर प्लेस्ड अबव दिस। ये लाइन क्लियर है। ये मैंने क्या दिखाया, ये लाइंस ऑर्बिट को शो करती है। ये मैंने फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो -13.6 आता है। ये सब मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ये सब किसके लिए है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ये लाइन नहीं भूलिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि हर एक एनर्जी के बीच में दो एनर्जी लेवल आप कोई भी पिक कर लीजिए, उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कैसे निकाला जाता है। आपको एक एनर्जी स्टेट निकालिए, दूसरे का निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज E1 एंड दिस इज E2, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा E विल बी हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, E2 - E1। समझे आप।
E2 माइनस E1। तो E2 का एनर्जी निकालिए, E1 का निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप मिल जाएगा। अगर आपको E3 और E1 के बीच में निकालना है तो E3 माइनस E1 कर दीजिए। आपको E4 और E1 के बीच में निकालना है, E4 माइनस E1 कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जितने एनर्जी का डिफरेंस होता है वो उतने ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब करता है या तो एमिट करता है। अगर लोअर से हायर जा रहा होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आ रहा होगा तो एमिट करेगा। ये जो मैंने अभी लाइन बोली, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है? ठीक है। तो इसके बाद दूसरी चीज जो आपको जाननी है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है। तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी न्यूक्लियस के पास जो n इज इक्वल टू 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -13.6। हीलियम के लिए अगर निकालेंगे तो Z की जगह पर 2 आ जाएगा, उसकी वजह से आपको एनर्जी इतनी मिलेगी। तो किसी भी एटम का आपको ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना है तो बस आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए वहां पर फॉर्मूले में, आपको उसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा टर्म आता है एक्साइटेड स्टेट। देखिए स्टूडेंट दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहले बोला फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, टू nth एनर्जी लेवल था। एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में मैंने 1 2 3 4 ऐसे बोला। ठीक है, अब हम जब ग्राउंड स्टेट बोलते हैं तो एनर्जी लेवल कौन सा होता है, 1। एक्साइटेड स्टेट को देखिए कैसे समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके फर्स्ट सेकेंड एनर्जी लेवल में जाता है, ग्राउंड स्टेट से किसमें जंप करके गया, सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर ग्राउंड से वो थर्ड में गया तो हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब n इज इक्वल टू 2 है तो इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, वी कॉल्ड इट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब n इज इक्वल टू 3 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपसे मैंने क्वेश्चन बोला कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा। इफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मैंने बोला तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा, 4 n का वैल्यू 4 होगा, sorry 6 6 होगा, 6। अगर मैंने आपसे बोला फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो उसके लिए n का वैल्यू 6 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 थी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 है, थर्ड के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 होगा। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी वो एनर्जी लेवल ना बोल के आपसे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको n का वैल्यू अपनी तरफ से थिंक करना होगा। इसीलिए ये एक चीज मुझे यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन करते समय आप n की वैल्यू मिसप्लेस करोगे। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको सुनने को मिलेगी क्वेश्चंस में वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको पीछे बताया है क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होता है, यानी वहां जो माइनस का साइन है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी आपको हमेशा देनी पड़ती है, ये ऑलवेज एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जब भी एंडोथर्मिक प्रोसीजर होगा वहां पर एनर्जी आप देंगे तो उसको हम लोग प्लस साइन से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ये सब बताया है, एनर्जी लेवल बना के बताया है,
ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब आप जल्दी से फेयर कर लो। सर वो आयोनाइजेशन एनर्जी में n इक्वल्स वो सिंबल क्या है? अरे वो कुछ नहीं हुआ, एन इज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन इज इक्वल टू कितना भी होगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। वो प्रिंटिंग के टाइम पे वो सिंबल दिखा नहीं वहां पर। आप इसको ऐसे लिखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, बस। ठीक है, डन सर। चलिए। तो ठीक है, अब बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको सिर्फ सुनना है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, क्या क्या इनकी क्वालिटीज थी जिसके लिए बोर्स मॉडल को इतना एक्सेप्ट किया गया। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेडियाई एंड एनर्जीज इन हाइड्रोजन एटम आर इन गुड एग्रीमेंट विद दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। इन्होंने बोर्स मॉडल में रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करने का हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। Bohr's concept of stationary state of electron explains the emission and absorption spectra of hydrogen। जो हमने पीछे आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन बताया था, वो जो लाइंस बनाई थी ना, उसी को स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर इन क्लोज एग्रीमेंट विद दैट ऑफ कैलकुलेटेड बाय बोर्स थ्योरी। वो जो लाइंस वहां पर दिखती हैं, उन सब का वैल्यू, यानी वैल्यू मतलब वेवलेंथ एंड एनर्जी, वो आपको बोर्स मॉडल से कैलकुलेट करके मिला था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, और वहां पर हम लोग वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट भी करेंगे। ये सब इनके क्या थे, प्लस पॉइंट थे। अब आते हैं इनका प्लस पॉइंट, निगेटिव पॉइंट। इनका जो पहला निगेटिव पॉइंट है वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इट डज नॉट, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन ओनली दोज एटम्स, आयंस और एटम एंड आयंस which have one electron. This model is able to explain only those atom and ions which have one electron, और जो more than one electron वाले atoms और ions हैं, उनको ये explain नहीं करता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, हाइड्रोजन लाइक एटम। दिस मॉडल इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक से मतलब है कि जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे कौन कौन हो सकते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+ के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, Li+2 के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, B+3 के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, B4+ के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मॉडल ऐसे आयंस और एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन। जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ये मॉडल उसके लिए नहीं है। ऐसा बोर ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया था। ये लाइन जो मैंने अभी बताया, इसमें कुछ भी आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है? कोई कुछ कुछ कहना चाहता है कोई? एनीथिंग? ओके, ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट लिमिटेशन है, वो आपको सीधे याद रखनी है। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग जीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आयन। जो हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, आगे जाके अभी हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, तो वो स्पेक्ट्रम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को बोर्स मॉडल एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। और उनको क्या बोला जाता है, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। किसके ऊपर? स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स और आयंस। नेक्स्ट इनका फेल्योर था, वो डी ब्रोगली ने हाईलाइट किया था। ये वो डी पर्सन है जिनका मॉडल हम लोग आज तक यूज कर रहे हैं, और ये एकदम परफेक्ट है। तो डी ब्रोगली सजेस्टेड द इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैव डुअल
करेक्टर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर देखा था। किसने? बोर्स ने। इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर पिक किया था? पार्टिकल नेचर। जो किसने बताया था उनको? प्लैंक्स ने बताया था। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। डी ब्रोगली ने इसको बाद में जाके पूरी तरह से यूज किया था। तो इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव करेक्टर बोथ, बट बोर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन ओनली एज अ पार्टिकल। ये एक इनका फेल्योर था। फिर नेक्स्ट है, अनदर ऑब्जेक्शन टू बोर थ्योरी केम फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया था हाइजेनबर्ग ने कि हम हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन की का मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों एक साथ डिटरमाइन करेंगे। अगर हमने उसकी मोमेंटम को डिटरमाइन किया तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर हमने पोजीशन डिटरमाइन किया तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली पोजीशन वगैरह सब कैलकुलेट करके दे दिया था। ये मॉडल भी एकदम परफेक्ट है हाइजेनबर्ग का। आज भी हम लोग इसी को यूज करते हैं। अभी आगे जाके हमें यही सब पढ़ना है, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग। तो ये सारे क्या थे? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। यहां तक हमने क्या किया? बोर्स मॉडल के सारे फॉर्मूले और वो सारी चीजें की, थ्योरीज वगैरह। ये पेज आपको लिखने की जरूरत इतना थोड़ा सा बचा है, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज में पूरी स्टोरी आ जाएगी। दिस स्टोरी इज फॉर ओनली योर स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल में ये सब चीजें पूछी जाती है। राइट द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, राइट द मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल, तो वहां के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। आप इनको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके और याद रखिए तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हमें यहाँ पर इनके क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए सॉल्व करने का। ये आपको करना है अभी के अभी। पहले थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप सीधे वैल्यूज वगैरह पुट करें, सो दैट आपको फॉर्मूले का एक बार एप्लीकेशन आ जाए कि आप फॉर्मूले अच्छे से यूज करने में कैपेबल हो जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोर थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए, करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल वैल्यू पुटिंग है, कोई खास आपको स्पेशल दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप सिर्फ फॉर्मूलाज की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार जब आपको फॉर्मूले अच्छे समझ में आने लग जाएंगे तो फिर आपको हम थोड़े से और क्वेश्चंस देंगे। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट। ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए एंड गेट योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ speed of electron in first Bohr orbit is x in hydrogen atom, then calculate speed of electron in
third, speed of electron in third Bohr orbit. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो फॉर्मूलाज आपने अभी देखे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। इन सब में कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होगा, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बिल्कुल वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट अपने आप भी कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देने के पीछे पर्पस ये है कि एक बार आप क्वेश्चंस कर लें, फॉर्मूले समझ लें, फिर जब आप थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जहां पे आपको दिमाग लगाना होगा, वो आपको मैंने सेल्फ प्रैक्टिस में ऑलरेडी दे रखे। वैष्णवी, सॉरी, भैरवी, भैरवी, हाँ सर। बेटा देखो, आपने जब ये क्वेश्चन किया है, कौन सा, ये वाला जिसमें कि मैंने बोला है इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्स, तो तुम्हें आंसर एक्स के टर्म्स में देना था। तुमने गलत नहीं किया है, बट तुम्हें आंसर एक्स के टर्म्स में लिखना है। यानी पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो वो एक्स आता है, जो 2.18 इंटू 10⁶ लिखा है तुमने, दैट इज एक्चुअली एक्स, वहां पे दे दिया, उसी को एक्स लिखा है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, x/3। ठीक है, अच्छा ठीक। एक काफी बड़ी सी एक्सरसाइज आपको करने को दी जाएगी इस चैप्टर में। देखिए, आप कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं ना, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये चैप्टर बहुत डेप्थ में है, इसके लिए इसका क्वेश्चन मोस्टली एडवांस में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझा। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सब आ गया। हाँ। गुड। आपको देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एंड कह रहा है कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ई स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको फाइंड करना। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, मैं एक बार आपको उस फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूं तो शायद याद आएगा आपको। द फॉर्मूला वाज ये वाला, दिख रहा है ये वाला? हाँ सर, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन में डाउट था। नहीं, पहले ये पोटेंशियल एनर्जी से तुम टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है? हाँ अच्छा, अब इसके आ बाद गया। तुम्हारे क्वेश्चन के डाउट्स की तरफ चलते हैं। हाँ, अब पूछो क्या डाउट है क्वेश्चन में। नहीं, लाइक पहले पता नहीं था कि हमें रेडियस भी फाइंड करना है। देखो लिखा हुआ है नीचे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जब आप ई निकालोगे तो ई से आप एन फाइंड करोगे। आफ्टर गेटिंग ई यू विल कैलकुलेट एन, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एन यू विल कैलकुलेट रेडियस ऑफ दैट एन। आपको भी देखो अदिति, क्वेश्चन को एक्स के टर्म्स में आंसर करना था, जिस फॉर्म में वैल्यू दी जाए आपको आंसर उसी फॉर्म में लिखना। x/3 इज आंसर, फाइनल आंसर। Okay, sir. Sir, बाकी correct है. हाँ हाँ, वो सब ठीक है। So I'll do the rest of the questions and send. श्योर श्योर। डन सर। निर्मित, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर्स एक बार बता देता हूँ ना, तो क्योंकि बाकी सबके आंसर्स तो बहुत ऑब्वियस है, मैं लास्ट वाला खाली बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑर्बिट कौन सी मिलेगी, n इज इक्वल टू 2 मिलेगा वहां से, और n इज इक्वल टू 2 मिलेगा तो उसका रेडियस आएगा 2.16 एंगस्ट्रॉम। ये पूरा सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 बोर्स मॉडल के ऊपर बनाया गया है, तो आपको बोर्स मॉडल के सारे वेरिएशंस अच्छे खासे इसमें मिल जाएंगे।
अभी ये ओनली एक्सरसाइज नहीं है, अभी आप ये खत्म करने के बाद आपको फिर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ये आपको मेंस लेवल तक प्रिपेयर करेगी एक्सरसाइज। बट फॉर एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल आपको केवीपीवाई के लिए अपने आप को थोड़ा सा और तैयार करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस सक्सेसफुली, देन फिर हम लोग उसके बाद आपको मैं दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, वो भी मैंने डाला हुआ है इसमें, लेकिन वो मैं तभी बताऊंगा जब आप सक्सेसफुली कर पा रहे होगे। तो कंप्लीट करिए, इसका डेडलाइन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।